बड़ी खबर, कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि 27 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है और इसी के मद्देनजर 15 प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई है। कौन कौन सी वो 15 प्रत्याशी हैं, किन किन विधानसभाओं से हैं, वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। दरअसल लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है और नतीजतन हुआ भी वही। 15 विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग 15 कैंडिडेट कांग्रेस ने शामिल कर दिए हैं। निर्मल सिंह बैस ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्मल जी, जिस तरह से जो इंतजार था कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की, अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करेगी, फिलहाल 15 विधानसभा क्षेत्रों से कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं जिन पर कांग्रेस मोहर लगाने जा रही है? सही कहा आपने। एक सूची जो है आज अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और हमारी इस संबंध में कांग्रेस के पीसीसी के जो सूत्र हैं उनसे भी चर्चा हुई है। तो उनका ये कहना है कि ये सूची जो है, ये जो पूरी संभावना इसी की है। तो एकदम से बहुत ज्यादा पुष्टि तो अभी नहीं की है संगठन की तरफ से, लेकिन जो नाम दिए गए हैं उसके हिसाब से दिमनी की अगर बात करें तो रविंद्र सिंह तोमर यहाँ से सूची में शामिल हैं। अंबा जो है रिजर्व कोटे की है, वहां से सत्यप्रकाश सिकरवार जो है वो प्रत्याशी हैं और मेवाराम जाटव गोहद से हैं, ग्वालियर से सुनील शर्मा हैं, डबरा से सुरेश राजे हैं और भांडेर की अगर बात करें तो राहुल सिंह बरैया यहाँ से हैं। करेरा की बात करें तो यहाँ से जो है जाटव जो है वो यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं और भमोरी की बात करें जहाँ से पूर्व श्रम मंत्री और वर्तमान नगरीय पंचायत मंत्री जो है वो यहाँ से सिसोदिया बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं। तो उनके खिलाफ कन्हैया लाल अग्रवाल, आपको ध्यान होगा कि कन्हैया लाल अग्रवाल जो है वो पहले बीजेपी में थे और उसके बाद अब बीजेपी से अपने निष्कासन के बाद वो यहाँ कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा था। तो बमोरी से कन्हैया लाल जो है वो कहीं ना कहीं जो सिसोदिया हैं उनकी मुश्किलें खड़ी करेंगे बीजेपी प्रत्याशी के। और अशोकनगर की अगर बात की जाए तो श्रीमती आशा दोहरे यहाँ से उम्मीदवार बनाई गई हैं सूची के मुताबिक। अनूपपुर की बात करें तो यहाँ से विश्वनाथ सिंह कुंजाम जो है वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। सांची से बात की जाए तो मदन लाल चौधरी जो हैं ये जो मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं रघुराम चौधरी, उनके खिलाफ जो है मैदान में उतारे गए हैं। और आगर की बात की जाए तो विपिन वानखेड़े, देखिए विपिन वानखेड़े की संभावना बहुत पहले से व्यक्त की जा रही थी कि वो आगर से प्रत्याशी बनाए जाएंगे, तो उनको यहाँ आगर से मैदान में उतारा गया है सूची के मुताबिक। और हाट पिपलिया की अगर बात की जाए तो राजवीर सिंह बघेल जो हैं वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। और अगर नेपानगर की बात की जाए जो कि रिजर्व सीट है, राम किशन पटेल यहाँ से दावेदार बनाए गए हैं। और सांवेर की बात करें तो प्रतिष्ठापूर्ण है तुलसी सिलावट जो कि जल संसाधन मंत्री हैं, वो लगभग पूरा समय अपने विधानसभा क्षेत्र यहाँ को दे रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू जो कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए थे, वो यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो जो संभावित जैसे कि नाम थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कहीं ना कहीं इस सूची में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, और बने रहिए निर्मल जी हमारे साथ। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग कैंडिडेट्स का नामों की लिस्ट जो है जो जारी कर दी है। 15 कैंडिडेट्स हैं जो 15 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बची कुची जो 12 विधानसभा सीटें हैं उनके भी कैंडिडेट्स को के नाम जल्दी कांग्रेस जारी करेगी। फिलहाल ऐसे में 15 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं। अब इनके सामने क्या चुनौतियां होंगी, क्या कुछ रहेगा? तरीके से 15 नामों की लिस्ट आज
एआईसीसी ने घोषित कर दी है, यानी 15 नामों पे मोहर लगा दी है, 15 विधानसभा में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हालांकि अभी से 10 दिन पूर्व स्वराज एक्सप्रेस ने ये संभावित नाम की लिस्ट बताई थी, जिसमें ये नाम बताए गए थे कि ये विधानसभा से ये जो प्रत्याशी हो सकते हैं, जिसपे कहीं ना कहीं एआईसीसी की तरफ से अब मोहर लग चुकी है। सीटों पर हम बताते हैं कि दिमनी से अगर हम बात करें तो रघुवेंद्र सिंह तोमर, और गोहद से अगर हम बात करें तो मेधाराम जाटव, ग्वालियर से हम बात करें तो सुनील शर्मा, डबरा से अगर हम देखें तो सुरेश राजे, ऐसे तमाम ऐसे 15 विधानसभा सीटों में जिनके नाम घोषित कर चुके हैं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं शिवम की आज से कांग्रेस ने अपने उपचुनाव का रण छेड़ दिया है और कुल मिला के अपने प्रत्याशियों को अब सामने रख दिया है। प्रत्याशी वो प्रत्याशी जो अब जनता के बीच में पहुंचेंगे, कांग्रेस को लेके जिस तरीके से जो पुराना वचन पत्र था या नई तरीके जो एक रणनीति पूरी बनाई है कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने की, और साथ में कांग्रेस के अपने उन वादों की जो पूर्व में हुए हैं, और साथ में आने वाले विधानसभा के दौरान जो कांग्रेस प्रत्याशी या कांग्रेस संगठन ने एक पूरी जो रणनीति बनाई है वो जनता के सामने रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पूरा एक विषय जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक जो बड़ा मुद्दा बनते हुआ आ रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार जनता ने चुनी थी। 15 साल का वनवास था कांग्रेस का, वनवास कटा, उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन यह सरकार महज 15 महीनों में ही सिमट गई। हालांकि पूरी राजनीतिक गतिविधियां सबके सामने थी, पूरा घटनाक्रम सबके सामने हुआ, सबने देखा कि सरकार किस तरीके से पूरा एक नया घटनाक्रम बना और उसके बाद बीजेपी वापस सत्ता में आई। यानी कुल मिला के कांग्रेस इस समय जो मेन मुद्दा है इन विधानसभा के अंदर, वो विधानसभा के अंदर मुद्दा खरीद फरोख्त का बनाएगी। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का एक सबसे बड़ा मुद्दा इस समय खरीद फरोख्त का होगा, और ये तमाम प्रत्याशी जिसकी लिस्ट अभी समय मेरे साथ सामने है, आपका दर्शकों को हम दिखा रहे हैं लगातार, स्वराज एक्सप्रेस में हम बता रहे हैं कि ये लिस्ट जो है सामने आ चुकी है। 15 नाम में ग्वालियर सहित तमाम 15 ऐसे विधानसभा है जहां पे प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तमाम प्रत्याशी अब जनता के बीच में पहुंचेंगे, लोगों से सीधा संवाद करेंगे। हालांकि जिस तरीके से इस समय शुभम कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल के बीच में जिस तरीके से एक नया तरीका कांग्रेस ने प्रचार का ढूंढ के रखा है और सोशल मीडिया का पूरा सहारा लिया जा रहा है, दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश तक पूरी तरीके से रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर बीजेपी का जिस तरीके से बीजेपी एक अभेद किला जिस तरीके से कह सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर वापिस उसको कैसे भेजा जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार सिंधिया की अगर हम बात करें, ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया जो था कांग्रेस का एक चेहरा हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में ज्योतिराज सिंधिया अभी बीजेपी में शामिल हैं। अब कांग्रेस के सामने ये भी एक चुनौती है कि ये जो 16 सीटें हैं जो ग्वालियर चंबल में है उसमें कौन सा चेहरा सामने रखा जाए। हालांकि युवा नेतृत्व की बात जरूर की जा रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि युवा नेतृत्व को वहां पे भेजा जाएगा, स्टार प्रचारक बनाया जाएगा। नुकुल नाथ का नाम सामने आ रहा है, जयवर्धन सिंह का नाम सामने आ रहा है, तो ऐसे तमाम नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन कुल मिला के ये कह सकते हैं शिवम की आज कांग्रेस ने औपचारिक रूप से अपनी घोषणा कर दी है, 15 सीटों पे अपना नामों का ऐलान कर दिया है, जनता के सामने अपना चेहरा रख दिया है कि ये प्रत्याशी होंगे और आने वाले समय में ये चुनाव लड़ेंगे। शुभम। अतुल, भांडेर से फूल सिंह बरैया का नाम सामने आया है। कांग्रेस पार्टी ने भांडेर विधानसभा क्षेत्र से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, और ऐसे में फूल सिंह बरैया इससे पहले राज्यसभा के लिए भी मैदान में थे, लेकिन बहुमत विधानसभा में वो नहीं जुटा सके विधायकों का, इसलिए राज्यसभा का चुनाव वो हार गए। राज्यसभा सांसद अगर आज वो होते, इसके मतलब ये मायने ये देखा जाए कि फूल सिंह बरैया पूरे दमखम के साथ भांडेर विधानसभा से अब चुनाव लड़ेंगे। देखिए बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से आपने खुद ने अभी ये बताया कि भांडे से जो फूल सिंह बरैया का नाम सामने आ गया, लेकिन राज्यसभा में पहले इनका नाम था, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम बदला उस समय घटनाक्रम के समय पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने ये चुनौती थी कि राज्यसभा की जो सीट है उसको कैसे निकाली जा सके। ऐसे में जब दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया के ये तमाम जो नाम सामने आए थे, ऐसे में दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए उस समय ये संगठन की तरफ से बात सामने आई थी कि फूल सिंह बरैया को एक डमी जो है कैंडिडेट के रूप में सामने लाया जाए और दिग्विजय सिंह के ऊपर पूरा फोकस किया जाए। हालांकि उस समय ये जरूर देखने को मिला था कि फूल सिंह बरैया में थोड़ी सी नाराजगी जरूर थी, लेकिन पार्टी आला ने ये उनको आश्वस्त कर दिया था कि आने वाले जो चुनाव है विधानसभा में उनको चुनाव लड़वाया जाएगा, विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा। ऐसे में फूल सिंह बरैया भी उस समय मान गए थे और हालांकि एक सीट कांग्रेस को मिल गई थी, लेकिन जब से ही जब पार्टी आला ने जब बताया, उनको ये आश्वस्त किया था, ये उनसे वादा किया था फूल सिंह बरैया से कि आपको चुनाव
चुनाव लड़ाया जाएगा, तब से ही वो भांडे में लगातार सक्रिय हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, अपना जनसंपर्क बढ़ाया हुआ है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि उनका एक माइंड ये सेट हो चुका था कि आने वाले विधानसभा में उपचुनाव में उनको चुनाव लड़ना है। हालांकि रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। शुभ, आप देखें कि अगर हम 1 से लेकर पूरे 27 विधानसभा में अगर हम नजर डालते हैं तो इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मैं फिर उसी बात पर वापिस आता हूं कि मुद्दा जो है कांग्रेस की तरफ से खरीद फरोख्त का मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि उनके पूर्व के जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के जब सरकार थी, तात्कालीन जब कमलनाथ सरकार थी, तो शुद्ध के लिए युद्ध चलाया गया था, माफियाओं के ऊपर जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही थी, तो ऐसे कुछ ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो उस समय जनता के लिए, जनता उन मुद्दों को पसंद कर रही थी। हालांकि बीच में सरकार गिरी, उसके बाद अब ये वापस उन मुद्दों के साथ में जनता के बीच में जाएंगे, अपने पुराने कार्यकाल के साथ वर्तमान की स्थिति कि किस तरीके सरकार गिराई गई, और साथ ही आने वाले दिनों में क्या अगर मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनती है तो आखिर क्या विजन होगा कांग्रेस का, किस तरीके की पूरी एक रणनीति रहेगी। ये तमाम ऐसी जो है रणनीति बनाने के बाद अपने जो प्रत्याशी हैं अब मैदानी स्तर पर शुभम जरूर नीचे जो है दिखेंगे। जी, निश्चित तौर से, और मुद्दे लगातार सामने आते जा रहे हैं। कांग्रेस की भी और बीजेपी की, दोनों पार्टियां अपने अपने मुद्दे जनता के सामने रख रही है। मैं आऊंगा आपके पास। निर्मल सिंह बैस हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, ऐसे में 16 सीटों पर भी ग्वालियर चंबल अंचल में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और ग्वालियर के हिसाब से ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्वालियर में जिस तरह से अभी अभियान चलाया गया था, सदस्यता अभियान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान दोनों ही दिग्गज नेता पहुंचे थे, और तकरीबन 70,000 से ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थामा था। तो ग्वालियर में कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती? देखिए, निश्चित तौर पर ग्वालियर में की बात करें या मालवा निमाड़ की बात करें तो कांग्रेस के लिए चुनौती तो है ही, क्योंकि सत्ताधारी दल से किसी भी उपचुनाव में लोहा लेना या चुनावी रण लेना जो है कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो ही जाता है, क्योंकि जो संसाधनों की बात करें वो सत्ताधारी दल के पास ज्यादा रहते हैं। लिहाजा न सिर्फ ग्वालियर चंबल की बात करें बल्कि मालवा निमाड़ की भी बात करें या बुंदेलखंड की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण तो ये चुनाव है ही, और डू और डाई का सवाल है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है 15 साल की सत्ता जो 15 महीने में वो गवा चुकी है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौतियां हैं, खासकर तब जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज, ये जो हैं लगातार अब इनके कल से दौरे शुरू हो गए हैं विधानसभा क्षेत्रों में, करोड़ों के विकास कार्यों की और लोकार्पणों की सौगात जो है जनता को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने बीजेपी पेश कर रही है, और विकास को बीजेपी कहीं ना कहीं सामने ला रही है। तो ये विकास जो है वो जो सत्ताधारी दल है उसका जो पहला प्रयास है वो विकास को। निर्मल जी, एक आज महत्वपूर्ण चीज सामने आई है, कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि दिल्ली से सोशल मीडिया की टीम आएगी और वो सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार करेंगे, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जमीन पर उतरकर सभाएं करके प्रचार प्रसार कर रही है। तो कांग्रेस का डिजिटलाइजेशन के जरिए प्रचार में कामयाब हो पाएगी इस उपचुनाव में? देखिए, डिजिटलाइजेशन के जरिए जो है प्रचार करना ये बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है, और चूंकि कांग्रेस के साथ पिछले कई चुनावों का कांग्रेस को अनुभव रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो है आईटी के विशेषज्ञ और जानकार कांग्रेस के पास हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस इसको आसानी के साथ कर सकती है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे भी कहा था कि संसाधनों की कमी और पैसे की कमी ये जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, और इसी का तोड़ कांग्रेस ने डिजिटलाइजेशन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार के रूप में इसका तोड़ निकाला है। लिहाजा कांग्रेस का जोर जमीनी लड़ाई तो रहेगी, लेकिन साथ ही साथ जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का भी भरपूर उपयोग करेगी। अब कल की ही बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है उनके भी कल से मैदानी दौरे शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कल जो डॉक्टर गोविंद सिंह की यात्रा का, नदी बचाओ यात्रा का समापन हुआ, उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल अंचल में नजर आए। तो कांग्रेस मैदानी रूप से कांग्रेस भी जमीन पर उतर गई है, उसकी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं इसलिए कमतर नजर आती है क्योंकि अब वो सत्ताधारी दल ना होकर विपक्ष में बैठी है, और न सिर्फ विपक्ष में बैठी है बल्कि एक बहुत बड़ा धड़ा
ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में उसका जो एक मजबूत धड़ा था वो टूट चुका है। तो कांग्रेस जाहिर तौर पर जो देखने वाली बात है कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। मैं अतुल आपके पास आऊंगा, क्योंकि देखिए अब कांग्रेस ने अपनी पहली सूची तो जारी कर दी है और जब भी कहीं चुनाव होता है तो लगातार एक दूसरे की विरोधी पार्टियां इंतजार करती हैं कि पहले हमारी विरोधी पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी करे, उसके बाद हम करें। तो इसका मतलब इस साफ तौर से मान लिया जाए कि आने वाले समय में बहुत जल्द बीजेपी भी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। 23 पूर्व में जो विधायक रहे कांग्रेस के, वो बागी करके बीजेपी में गए और अब यानी जब बीजेपी में वो शामिल हुए तो उनका साफ तौर पर जब ये शर्त थी कि अगर हम बीजेपी में शामिल होते हैं तो हमें टिकट दिया जाएगा। यानी कुल मिला के 23 ऐसे नाम जो हैं बीजेपी में जो एक सार्वजनिक तौर पे हैं कि आने वाले समय में ये चुनाव लड़ेंगे। यानी 23 चेहरे ऐसे हैं विधानसभा में उपचुनाव में जो सबके सामने है कि ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें तुलसी सिलावट भी है, उसमें प्रभुराम चौधरी भी है, उसमें प्रद्युमन सिंह तोमर भी है, तमाम ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से जाके बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये जरूर अभी संदेह बना हुआ था कि आखिर चुनाव दौरान में लिस्ट कब जाहिर करती है, सामने कब आती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पीसीसी चीफ कमलनाथ के पुराने कुछ टाइम का बयान देखें तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि सर्वे के आधार पर ही हम टिकट देंगे। यानी कुल मिला के ये साफ किया गया था और साफ तौर पे संदेश दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, पीसीसी चीफ की तरफ से, कि इस बार के जो उपचुनाव है उसमें पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि सर्वे करवाया जा रहा है और सर्वे के आधार पर ही हम टिकट दिया जाएगा। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरीके से सर्वे लिस्ट जो हमारे सामने आई, लगभग 2 निजी कंपनियों से सर्वे करवाया गया था, एक सर्वे जो है संगठन की तरफ से किया गया था। यानी कुल मिला के 3 ऐसे सर्वे जो करवाए गए थे जो प्रत्याशी चयन के लिए रखे गए थे। हालांकि जिस तरीके से कमलनाथ पिछले 2 दिन से दिल्ली में थे तो ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि पार्टी आला कमान से 27 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी को लेकर नाम जो है चर्चा की जा रही है और कभी भी ये लिस्ट जो है सामने आ सकती है, इसका नाम घोषणा की जा सकती है। और वही स्थिति सामने बनी कि आज दोपहर होते होते 15 नामों की लिस्ट सबके सामने आ चुकी है। 15 ऐसे नाम जो कांग्रेस की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। यानी आप कह सकते हैं शिवम की कुल मिला के अब दोनों ही राजनीतिक दल, हम बीजेपी की बात करें, हम कांग्रेस की बात करें, तो दोनों ही ऐसे दल जिसमें बीजेपी में 23 चेहरे ऐसे साफ हैं जो चुनाव में उतरेंगे, कांग्रेस की तरफ से 15 ऐसे चेहरे अब साफ हो चुके हैं जो चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है कि अगर इन 27 विधानसभा सीटों में आखिर मुद्दे क्या होंगे, तो ये मुद्दे दोनों ही अपने राजनीतिक दल, दोनों ही दलों के अपने अपने मुद्दे हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो विकास की बात कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी के तो 22-24 चेहरे फिक्स ही है ना, उन्हें तो 2-3 चेहरों पर ही डिस्कस करना है, मंथन करना है, क्योंकि सिंधिया समर्थक चेहरे तो फिक्स ही हैं। जी जी, नहीं निश्चित, यानी कुल मिला के यही बात सामने आ रही है कि सिंधिया समर्थक जितने भी चेहरे थे उनको टिकट दिया जा रहा है और साथ में कांग्रेस की तरफ से 15 चेहरे अब साफ हो चुके हैं। यानी कुल मिला के दोनों ही राजनीतिक दल के ऐसे आधे से ज्यादा ऐसे चेहरे सामने आ चुके हैं जो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन दोनों ही दल, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से अगर हम कह सकते हैं कि चुनावी प्रचार में इस समय आगे दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो नेता थे उनको मालूम था कि मुझे टिकट मिलने वाला है, पार्टी मेरे नाम पर मोहर लगाएगी, तो शुरू से ही वो जमीनी स्तर के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि जिस तरीके से आपका भी एक सवाल भी था कि कांग्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करेगी, यानी कुल मिला के जिस तरीके से अगर हम देखते हैं शुभम, मध्य प्रदेश की अगर हम इस समय स्थिति देखते हैं तो कोविड की स्थिति में ये चुनाव होने जा रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश में लगभग 80,000 से ऊपर के इस समय प्रकरण है कोविड के, और ऐसे दौरान ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के दहलीज पे इस समय उपचुनाव है और कभी भी निर्वाचन आयोग घोषणा कर सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने और बीजेपी के सामने भी यही स्थिति बनी हुई है कि आखिर प्रचार का किस तरीके से प्रचार किया जाए, क्योंकि पूर्व के जो इलेक्शन रहे हैं वो एक अलग स्थिति है, महामारी का दौर चल रहा है, इस समय के प्रचार प्रसार जो होगा उसकी स्थिति अलग होगी। यानी कुल मिला के इस समय कांग्रेस का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सोशल मीडिया के ऊपर केंद्रित हो गया है, क्योंकि कुल देख सकते हैं कि अगर हम युवाओं की बात करें, हम महिलाओं की बात करें, अन्य तबकों की बात करें, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये इस समय सक्रिय, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यानी तमाम ऐसे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, उस पर
कहीं ना कहीं हर तबका एक्टिव नजर आ रहा है। तो सबसे सरल तरीका कांग्रेस ने सोशल मीडिया का ढूंढा है। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस के दूसरे नेताओं का मानना है, हम देख सकते हैं कि अवैध खनन को लेकर आज पदयात्रा का समापन है डॉक्टर गोविंद सिंह का, दिग्विजय सिंह भी लगातार दौरे पे हैं, कमलनाथ के भी लगभग दौरे के कार्यक्रम जो है तय हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस की दोनों स्ट्रेटजी में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमीनी स्तर पे भी कांग्रेस के नेता जाएंगे और आईटी स्तर पे भी, यानी सोशल मीडिया के स्तर पे भी ये कह सकते हैं कि दिल्ली से आईटी टीम आएगी और ये पूरा का पूरा वॉर रूम संभालेंगे। लेकिन भाई अगर हम बीजेपी की अगर तरफ देखते हैं हम शिवम, तो बीजेपी की तरफ से जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं बीजेपी प्रचार प्रसार के साथ साथ जनता के बीच में पहुंचने के लिए कांग्रेस से इस समय काफी आगे दिख रही है, क्योंकि लंबा समय उन प्रत्याशियों को मिला है, लंबा दौर था। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उस स्थान पर दौरे किए हैं। वो जो स्थानीय प्रत्याशी है वहां भी लगातार जनता के संपर्क में है। तो ऐसे स्थिति अगर वर्तमान की हम देखते हैं तो कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं अभी मजबूत दिख रही है प्रचार प्रसार में। और कांग्रेस की स्थिति ये कह सकते हैं कि अब जो आगे की जो रणनीति बनाई जा रही है, जो प्लान आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं के, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस समय और मेहनत के साथ जो है जमीन पर उतरना पड़ेगा। शुभम बन रही है, अब्दुल बन रही है। हमारे साथ उस वक्त अरविंद चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए सीधे लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, 15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कांग्रेस ने सूची अपनी पहले जारी कर दी है और ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी जल्दी अपनी सूची जारी करेगी। लेकिन इस उपचुनाव से पहले जो मुद्दे हैं मध्य प्रदेश की सरजमी में वो बहुत गूंज रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा आजकल जो गूंज रहा है वो है बिजली का। बिजली के बिल लोगों के ज्यादा आ रहे हैं और लोगों का कहना यह है कि जब कमलनाथ की सरकार थी तब तो हमारा बिल 200 रुपए आता था, 300 रुपए आता था, 400 रुपए आता था और वही बिल आज 4000 5000 रुपए आ रहा है। और ऐसे में प्रद्युमन सिंह तोमर को आज ग्वालियर में घेर लिया गया, जो ऊर्जा मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि समाधान योजना भी लागू करेंगे और उसके जरिए इसका हल किया जाएगा। तो ऐसे में इस चुनाव में मुद्दे कौन कौन से प्रभावी होंगे और क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां भुना पाएंगी? देखो, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि चुनाव का बिगुल बजने वाला है, वो बस शंखनाद की देरी है। कहा जा सकता है कि जैसे ही शंखनाद होगा, शंखनाद का कहना यह है कि जो निर्वाचन आयोग जैसे ही तारीखों का ऐलान करेगा वैसे ही तैयारियां बिल्कुल शुरू हो ही गई हैं। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा के टिकट बिल्कुल निश्चित ही है, क्योंकि जो लोग दल छोड़कर आए हैं उन्हीं को टिकट दिया जाना है। हाँ, हालांकि पिछले दिनों कुछ ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं जगह जो प्रत्याशी, क्योंकि भाजपा ने सर्वे करवाया था, और जो प्रत्याशी हारने की स्थिति में थे उन्हें बदलने की कवायद करने की बात कही जा रही थी। लेकिन क्योंकि क्या भाजपा को ज्यादा सत्ता में रहने के लिए ज्यादा सीटें नहीं चाहिए, 10 से 12 सीटें चाहिए, तो वो आराम से कहीं ना कहीं जो उसका मत है कि इतनी सीटें तो उनकी आई जाएंगी। तो वहीं कांग्रेस को ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि 25-26 जो सीटें हैं वो कांग्रेस की हैं। 2 उपचुनाव होने हैं जिनमें जो विधायक थे उनका निधन हुआ, तो बकाया 25 लोग दल छोड़कर गए। तो दल छोड़कर जाने वाले लोग ये सारे के सारे कांग्रेसी हैं। तो जो नुकसान जो होना है पूरा वो कांग्रेस को ही ज्यादा होना है। अब चूंकि आज कांग्रेस ने 15 लोगों की सूची जारी की, आपने देखा होगा इन सूची में लगभग कह सकते हैं 15 लोगों में से जो 12 जो सीटें हैं वो एससी की और एसटी की हैं। उसमें 3 सीटें हैं वो सामान को दी गई हैं, जिसमें बमोरी आता है, हाटपिपलिया और दिमनी में रमेश सिंह तोमर को टिकट दिया गया है। तो साथ में कह सकते हैं बमोरी में भी चित प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। और तो वहीं हाटपिपलिया में भी एक जोरदार कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा है। तो ये साफ तौर पर बात करें कि जो इस समय पूरा उपचुनाव का जो हॉट स्पॉट है वो चंबल अंचल बना हुआ है। चंबल अंचल में कुछ सीटों पर दिया गया है, कह सकते हैं कि फूल सिंह रैया को भांडेर से टिकट दिया गया है। वो बिल्कुल जो वहां की स्थिति है वो काफी अच्छी मानी जा रही है वर्तमान की स्थिति में। तो जो वर्तमान विधायक थे कांग्रेस के वो भाजपा में आ गए हैं, उन पर कई आरोप भी लगे हैं। लेकिन इस बार का जो नारा है कांग्रेस का उनने बदल दिया है। पहले जो 2018 में जब कांग्रेस आई थी तो उनका ये नारा था वक्त है बदलाव का। लेकिन अब जो नारा कांग्रेस ने दिया है वो नारा उनका है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दार नहीं खुददार चाहिए। ये 2 नारों के साथ वहां कांग्रेस जा रही है। अब रही विकास की बात, तो जो उपचुनाव होते हैं वहां विकास बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि ये उपचुनाव जबरदस्ती का थोपा हुआ उपचुनाव है। तो इसमें पब्लिक का मत बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये उपचुनाव कोई कह सकते हैं कि इसे आप ये नहीं कह सकते कि कोई किसी का निधन हुआ हो या कोई ऐसी कैजुअलिटी हुई हो। ये साफ तौर पर जनता के ऊपर थोपा हुआ चुनाव है और इसमें कहीं ना कहीं नुकसान भाजपा को ही होना है, क्योंकि अब वो सारे लोग कांग्रेस में आ गए हैं। हालांकि भाजपा कोई अगर 10 सीटें जीतती है तो साफ कह सकते हैं कि 9 सीट का भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि सारे के सारे लोग कांग्रेसी हैं। तो वहीं बिल्कुल दमखम के साथ कांग्रेस मैदान में उतरने के मूड में है और आज इसी के चलते सीटों का
दिया गया है और ये बड़ी बात है। और अगर हम बात करें पूरे सिनेरियो की तो कांग्रेस बिल्कुल साइलेंट मोड में है अभी, वो कहीं हल्ला गुल्ला नहीं कर रही है। वो तो एक कह सकते हैं कि अब उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र दिया था, आपको याद हो जब 2013 में इलेक्शन हुआ था तो उनका जो घोषणा पत्र आया था उसका नाम था घोषणा पत्र, 2018 में जो इलेक्शन हुआ तो घोषणा पत्र को बदलकर उनका नाम कर दिया वचन पत्र, और बीजेपी ने संकल्प पत्र। इस बार एक कांग्रेस ने अपना ध्येय पत्र नाम से घोषणा पत्र जारी करने की बात कही है और साफ तौर पर यह कहा है कि अब वो ध्येय पत्र जारी करेंगे। ध्येय पत्र ऐसा होगा कि वो जनता से जुड़े लोग नीचे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हैं 15 महीने वर्सेस 15 साल, इस बात का चुनाव मतलब इस बात को लेकर कांग्रेस मैदान में उतर रही है। तो वहीं भाजपा 15 साल वर्सेस 15 महीने कर रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि शिवम ये बिल्कुल बहुत ही कांटे का चुनाव होने वाला है, क्योंकि दोनों दल बिल्कुल सरकार कांटे पर खड़ी हुई है और कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि जो भी हारा वो कहीं ना कहीं बाहर होने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि हम 27 की 27 सीटें जीत कर आएंगे, तो वहीं भाजपा भी दावा कर रही है कि हम 27 की 27 सीटें जीतेंगे। आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, जनता पर थोपा हुआ चुनाव है। जी शिवम, निश्चित तौर से अरविंद, और ये ध्येय पत्र जनता के बीच जाकर कितना कारगर होगा ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। फिलहाल ग्वालियर चंबल की सियासत को अब बखूबी समझते हैं, क्योंकि अब वहां से आते भी हैं। ऐसे में ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का जब दौरा हुआ था, तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का दामन थामे थे तो ऐसा लग रहा था कि ग्वालियर चंबल अंचल से कांग्रेस का एक तरह से सफाया हो चुका है। लेकिन जब सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल के दौरे पर गए, सदस्यता अभियान उन्होंने वहां पर चलाया, तो जिस तरह से कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला वो काफी में बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाला था। तो ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी चुनौती हो सकती है ग्वालियर चंबल सीटों पर, क्योंकि 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है वहां पर? देखिए शिवम, एक साफ तौर पर कहा जाता है कि दुआ पूरी नहीं हुई तो खुदा बदल दिया गया। उस बात को लेकर वहां के जो मतदाता हैं वो थोड़े खिन्न भी हैं, क्योंकि साफ तौर पर कह सकते हैं कि अगर इतना बड़ा कद सिंधिया का होता तो वो अपना इलेक्शन नहीं हारते, ऐसा कि कांग्रेस जो वर्तमान कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है। कहीं ना कहीं बिल्कुल कहा जाता है, एक आपने देखी होगी बराबर जब से ये दल बदल का सिस्टम शुरू हुआ है उसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया अकेले कभी चुनाव मैदान में नहीं गए हैं। उनके साथ कोई न कोई रहा है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान रहे हों या नैन्सी तोमर रहे हों, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अकेले जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा और जो लोग हैं वो उनका हो सकता है कि उनका वहां जो स्वागत पहले होता था वो ना हो। तो कहीं नहीं, ये भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ग्वालियर अंचल को हम बखूबी अच्छे से जानते हैं, वहां का जो मतदाता है विकास को कम, जातिगत राजनीति और निजी राजनीति वहां बहुत होती है। फेस को देखकर वहां मतदान होता है, अगर ऐसा ही नहीं होता तो अब तक ग्वालियर अंचल बहुत आगे निकल गया था, क्योंकि वहां पर जो भी मतदान होता है वो जाति के आधार पर होता है। तो जाति के आधार पर हो रहे मतदान, लेकिन कांग्रेस का फेस तो ग्वालियर में सिंधिया थे, अब तो सिंधिया बीजेपी में आ गए, तो अब चेहरा कौन होगा? देखिए शिवम, बड़ी एक साफ सी बात है, ये बड़े दल हैं, भाजपा और कांग्रेस ये बड़े दल हैं, थोड़ी बहुत लड़खड़ाहट स्टार्टिंग में होती है, ऐसा नहीं कि ये वही थे उसके अलावा दूसरा नहीं होगा। तो ये बड़े दल हैं, इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हालांकि तो एक फौरी तौर पर चूंकि उपचुनाव है वहां हो सकता थोड़ा बहुत अंतर मिले, लेकिन इतना बड़ा अंतर भी नहीं आप कहा, क्योंकि जो आप देखेंगे, आपको शायद याद हो 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी थी तो वो चंबल अंचल से बनी थी। 2020 में सरकार कांग्रेस की गिरी है, वो भी चंबल अंचल से गिरी है। तो साफ तौर पर चूंकि जब सरकार बनी थी उसमें सिंधिया फैक्टर तो था ही, साथ में सबसे बड़ा फैक्टर था माइकल लाल और दूसरा फैक्टर था 2 अप्रैल की घटना SC एक्ट, क्योंकि वहां जो सबसे ज्यादा आज की स्थिति है कि SC जो हरिजन एक्ट के मुकदमे पंजीबद्ध होते हैं पूरे प्रदेश में, अगर सबसे ज्यादा हरिजन एक्ट के मुकदमे पंजीबद्ध होते हैं तो वो भिंड व मुरैना में होते हैं, इसलिए वहां के जो सरल मतदाता है वो कहीं ना कहीं खिन्न है। उसी के चलते आप देखेंगे रविंद्र सिंह तोमर को टिकट दिल्ली से दिया गया है और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं मेहगांव से राकेश चौधरी आने वाले हैं। अगर राकेश चौधरी आते हैं तो अब तय मान लीजिए जो हमारा अपना जो गलत कहता है बहुत कांटे की टक्कर OPS भदौरिया और राकेश चौधरी में होने वाली है। वहीं पर रविंद्र तोमर पहले कांग्रेस की प्रत्याशी रहे हैं और एक सबसे बड़ी बात शिवम मैं आपको बता दूं, जो पूरे 27 जो उपचुनाव होने हैं उसमें महत्वपूर्ण कड़ी है भाजपा को अभी जो मतदाता है वो नजरअंदाज कर रहे हैं, दोनों पार्टियां नजरअंदाज कर रही है। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि 27 उपचुनाव में जो 27 जगह चुनाव होने हैं उसमें 11 ऐसी जगह हैं जहां पर भाजपा दूसरे नंबर पर आई। सवाल का जवाब मैं निर्मल जी से ले लेता हूं। निर्मल हमारे साथ लगातार बने हुए। निर्मल जी, जो उपचुनाव होना है 27 सीटों पर, तो बसपा किसका कितना समीकरण किस पार्टी का बिगाड़ सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए, ग्वालियर चंबल की अंचल की अगर बात करें तो जैसे हमारे सहयोगी अरविंद चौहान बता रहे थे, बसपा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बसपा जो है खासकर ग्वालियर चंबल और जो खासकर सीमावर्ती इलाके हैं वहां वो खासा जीत और हार का जो है वो समीकरण बदल सकती है।
तो निश्चित तौर पर बसपा खेल बिगाड़ सकती है। और देखने वाली बात अब यही होगी, अब तक देखने में आया कि कांग्रेस को भी इसका खासा नुकसान उठाना जो है चुनावों में पड़ा है। और कई बार ऐसे चीजें हुई हैं जब बसपा प्रत्याशी की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो जो है तीसरे स्थान पर आ गए हैं। तो बसपा का फैक्टर जो है वो खासा महत्वपूर्ण जो है, जैसे कि अरविंद बता रहे थे, पूरी की पूरी 27 जो फिलहाल उपचुनाव होने हैं बड़ा महत्वपूर्ण माना जाएगा। जी ठीक है, ठीक है। अब बसपा खेल बिगाड़ जरूर सकती है, बनाने का तो पता नहीं है अतुल, लेकिन अतुल मैं आपके पास आना चाहूंगा। और कि ट्वीट किया गया था पीसीसी की ओर से, और वो ट्वीट ये था सरकार गिरने के बाद कि 15 अगस्त को कमलनाथ झंडा फहराएंगे, ऐसा ट्वीट किया गया था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस को नहीं पता था कि कोरोना महामारी इतनी व्यापक रूप से इस देश में आ जाएगी। चलिए ठीक है, 26 जनवरी का इंतजार कर लेते हैं। तो इस ट्वीट के आगे कोई मायने दिखते नजर आ रहे हैं? और देखिए, बिल्कुल जिस तरह शिवम मैं आपको बताऊं कि जब ये ट्वीट हुआ तो कहीं ना कहीं उस समय सरकार गिरी ही थी। ऐसे में कांग्रेस के हर कार्यकर्ता दुखी भी था और साथ में इस चीज का आक्रोश भी था कि ये सरकार जब गिराई गई है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस का ये आरोप था कि षड्यंत्र के साथ ये सरकार गिराई गई है। उस समय ये ट्वीट आया, लेकिन उसके बाद वो राजकीय स्थिति अगर हम देखें तो मार्च में लगभग सरकार गिरी है और मार्च से अब ये स्थिति जो बन चुकी है 5 से 7 महीने बाद जो स्थिति है कुछ उसमें जरूर बदलाव आया है। क्योंकि अगर हम उस समय की स्थिति देखें तो 22 विधायक जो अब दल बदल करके गए तो उस समय ये हुई थी, सरकार गिरी थी और 2 की मृत्यु हुई थी। टोटल 24 सीटें थी, लेकिन अब जब है 27 सीटों के ऊपर चुनाव आने जा रहे हैं। इस 27 सीटों में से लगभग, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ राजीव सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस महामंत्री। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी धन्यवाद सर। सर बहुत बधाई हो आपको, आपने 15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग 15 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में 15 विधानसभा सीटों पर क्या चुनौतियां आपको नजर आती हैं और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको लेके आप जनता के बीच उतरेंगे? देखिए, चुनौती कांग्रेस पार्टी को नहीं है, चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी को है। कांग्रेस ने बहुत अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं और निश्चित रूप से ये सभी उम्मीदवार अगला उपचुनाव जीत के मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जरूर ये सोचना पड़ेगा कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी पे उम्मीदवारों का टोटा है और उन्होंने उन्हीं उम्मीदवारों पे अपना अगला दांव खेलने का सोचा है जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से धोखाधड़ी करके लोगों को ठग के पार्टी छोड़ी, विधायकी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो आम जनता उस चीज को पसंद नहीं कर रही है और जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि किस कारण से इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार, राजीव जी, आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी 15 महीने सत्ता में रही मध्य प्रदेश में और जनता के हित में कुछ विशेष काम नहीं किया गया, जनता के साथ धोखा किया गया इन 15 महीनों में। देखिए, मैं ये कहता हूं कि 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने क्या किया। कांग्रेस ने तो 15 महीने जो भी समय मिला, 15 महीने में ही लोकसभा चुनाव आ गए थे, उसमें आचार संहिता लगी, कुल 11.5 महीने का कार्यकाल कांग्रेस को मिला। जिसमें कांग्रेस ने जो कदम उठाना शुरू करे थे, हमने जो वचन पत्र में अपनी बातें रखी थी, माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले दिन ही वचन पत्र की शुरुआत कर दी थी जिसमें उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया। किसानों को जो सबसे बड़ा लाभ दिया वो कर्जा माफी का दिया। कांग्रेस पार्टी ने अब बाकायदा विपक्ष दल पे जब शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनके घर पे हम लोगों ने जिन किसानों का कर्जा माफ हुआ उनकी लिस्ट, उनका मोबाइल नंबर उनके घर पे हम लोग देके आए थे। उसके बाद कई ऐसे काम जो हो सकते थे, जिस तरह से जो आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिला था, 15 महीने में इन्होंने खोखला कर दिया था। आज हम मध्य प्रदेश की हालत देखी कि इनके जो भी कार्यकाल अभी मार्च के बाद का रहा है, उन्होंने कितना मध्य प्रदेश के एक एक मतदाताओं को उधारी में डुबो दिया है, गले तक डुबो दिया है। अभी भी ये रोज केवल भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा लोन पे ले रहे हैं। मध्य प्रदेश कहीं जनहित में या जनता के हित में काम करने के लिए एक भी कदम इन्होंने नहीं उठाया। कोरोना से मध्य प्रदेश परेशान है, किसान परेशान है, सभी लोग परेशान है। राजीव जी, बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है कि 15 महीने तक जब आपकी सरकार रही तो आपने मध्य प्रदेश में तबादला उद्योग खोल दिया,
आपके जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी, उनकी ओर से कहा गया था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, लेकिन 10 दिन तक के अंदर तो किसानों का, किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। तो इस तरह के जो वादे आप भूल गए, आप शायद इस बात को भूल रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने अगस्त माह में जब मंदसौर में रैली हुई थी तब कहा था कि कांग्रेस की सरकार आती है तो हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो की वो करती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन शपथ ली है, शपथ लेने के बाद मंत्रालय में जाके सबसे पहले अगर कोई फाइल साइन करी है तो उन्होंने कर्जा माफी की करी थी। कर्जा माफी ऐसा नहीं होता है कि एक साइन कर दी फाइल पे तो तुरंत सबके खातों में से उसका रिकॉर्ड बनाना पड़ता है कि कितने किसानों का कर्जा माफ होना है। उसकी लिस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल से बुलाई जाती है, बैंकों से बुलाई जाती है, बैंक वालों से बात की जाती है, शासन अपना शेयर देता है, तब जाके कर्जा माफ होती है। उस प्रक्रिया में समय लगता है। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने जो कर्जा माफी का वचन दिया था, 3 चरणों में कर्जा माफ हुआ है। पहले चरण में सारे किसानों का 10 लाख से ऊपर किसानों का कर्जा माफ हुआ था, द्वितीय चरण में हुआ, तीसरा चरण हम लोग करने जाते अप्रैल में जो हो जाता, लेकिन इन लोगों ने सरकार गिरा दी। आज हम कहते हैं कि चलिए जो शासन की घोषणा रहती है, तीसरा चरण अगर भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाल हो गया कर्जा माफ कर देती। कांग्रेस ने तो अपनी काम शुरू कर दिया था, कर्जा माफ भी कर दिया था। इन 3 माह में भारतीय जनता पार्टी ने 4 महीने में क्या कर लिया? किसानों को जो कांग्रेस सरकार ने करा था, सरकार का वचन, सरकार के निर्णय सभी को मान्य रहते हैं, ठीक है, वो खत्म नहीं हो जाता। अगर तीसरा चरण हमने कांग्रेस ने बोला था कि कर्जा माफ कर देंगे तो इनको अभी कर देना था। इन लोगों ने कौन सा काम किया? कोविड में आप बता दीजिए कितनों को लाभ मिला? आज पूरा मध्य प्रदेश कोविड से परेशान, हाहाकार मचा हुआ है, सब बड़े शहरों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन ये अपनी रैलियां करने से इनको फुर्सत नहीं मिल रही। दिल्ली आप देखेंगे कि ग्वालियर में जिस तरह से 3 दिन इन्होंने सब नियमों की धज्जियां उड़ाई, पूरी जनता समझती है, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता समझती है। ठीक है, एक आखिरी सवाल और आपसे पूछूंगा राजीव जी, 27 विधानसभा सीटों में से कितनी विधानसभा सीटें जीतने की दावा कर रहे हैं आप स्वराज एक्सप्रेस स्वराज? कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी 27 विधानसभा चुनाव जीतेगी और हम लोग सरकार वापस बनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं भी आपको, और उम्मीद करते हैं। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए राजीव जी। निर्मल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लगता है निर्मल से तकनीकी खराबी के चलते संपर्क शायद नहीं हो पा रहा। अरविंद लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव सिंह जुड़े हुए थे, कांग्रेस महामंत्री, 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए जीत का पूरा दावा कर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आपने सुना अरविंद, लगातार उन्होंने आरोप लगाए। नहीं, शिवम, दावा तो दोनों पार्टियां कर रही हैं और दावे और वादे तो ये किए जाते हैं, और ये चूंकि दावे नहीं करेंगे तो आगे कहा जाता है कि सपने बड़े देखो भले पूरे ना कर पाए। दावे तो ऐसे नहीं हो सकते कि 27 की 27 सीटें कांग्रेस जीते या भाजपा जीते। दावों में कोई खास, चूंकि उन्हें दावा करने का हक भी है, उन्हें करना भी चाहिए। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि कांग्रेस को बाकी समय नहीं मिला, ये बात हकीकत है, और अगर समय मिलता तो शायद कुछ ऐसा अच्छा कोई काम होता जिससे कि प्रदेश की जनता का भला होता। 15 सालों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उसके दम पर वो जाए, और इसी के चलते कहीं न कहीं ये परिवर्तन हुआ था। और अब ये माना जा रहा है कि 15 महीने वर्सेस 15 साल की सरकार के जो इलेक्शन होगा, इसमें प्रमुख मुद्दा रहेगा कि एक तरफ भाजपा के 15 साल रहे हैं, एक तरफ दूसरी तरफ कांग्रेस ने मात्र 15 महीने शासन किया है, और 15 महीने के शासन काल में कुछ ऐसी इनकी योजनाएं थी कि शुद्ध के खिलाफ युद्ध वगैरह ऐसी योजनाएं थी। इसके बाद भू माफिया के खिलाफ उन्होंने योजनाएं वो चलाई और साथ में कार्रवाइयां की हैं, उससे कहीं न कहीं फर्क भी पड़ा था और ये लोग कमला सरकार की तारीफ भी करने लगे थे। तो वही साफ तौर पर कह सकते हैं जब से ये सरकार बदली है तब से ये सारी जो कार्रवाइयां हैं वो ठंडे बस्ते में चलेंगी। इसके बाद कोरोना लग गया, कोरोना के बाद अब साफ तौर पर देखेंगे कि ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर प्रदेश में हो रही है। उसी के चलते आज कांग्रेस ने भाजपा को घेरने की कोशिश की है और बाकायदा कहा भी है कि एक तरफ सरकार बराबर प्रदर्शन कर रही है और कहीं न कहीं कह सकते हैं उपचुनाव में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है। तो दोनों दल अब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप मर रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि जितनी तसल्ली से और जितनी तल्लीनता के साथ, जितनी गंभीरता के साथ भाजपा चुनाव लड़ रही है, उतनी गंभीरता के साथ शायद कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पा रही है। उसका सीधा कारण यही है कि वो साइलेंट मोड में भी है। वो कोई अपने पत्ते जरूर कहीं न कहीं कोई ऐसी स्ट्रेटजी बन रही होगी उनके यहाँ कि वो बिल्कुल अपने पत्ते एंड मूवमेंट पे खोलेगी। यहाँ क्योंकि भाजपा को कहीं न कहीं डर है कि जिन लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया है और सरकार गिराई है, उनसे कहीं न कहीं डर भी है उन्हें। तो ये बहुत फैक्टर भी है। साफ तौर पर कहेंगे पूरा जो हॉट स्पॉट ग्वालियर अंचल का बना हुआ है, वहां पर ये डर भी है कि लोगों ने अब ये
आने वाले दिनों में ये तय होगा कि जो वहां का मतदाता का रुझान क्या है। साफ तौर पर कहेंगे अभी उसी मतदाता ने प्रद्युम्न तोमर को कह सकते हैं कि पंजाब पे वोट दिया, अब वो भाजपा के नाम पे जाएंगे, तो जवाब तो जनता को देने पड़ेंगे, शिवम, ये तय है। और जनता जवाब लेगी और सवाल पूछेगी, सवाल में ये जवाब क्या देते हैं ये स्ट्रेटेजी बना रही है भाजपा। तो वही कांग्रेस ये मूड में है कि जो किया गया है, जो हुआ है, उसे कैसे करके जनता के मतों में, जनता के दिलों में उतारा जाए कि सरकार ने गद्दारी की है और कहीं न कहीं भाजपा सरकार में नहीं थी, इसके बाद कांग्रेस की सरकार को गिराकर भाजपा सरकार में आई है। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि विकास ज्यादा बड़ा मुद्दा वहां नहीं होगा, क्योंकि चंबल अंचल में जातिगत राजनीति ज्यादा होती है और जो चूंकि हृदय परिवर्तन करके लोग जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, सरकार गिराई है, तो इसका कहने की फर्क तो पड़ेगा। वो आने वाला समय तय करेगा कि ये मतदाता वाला ऊँट किस निश्चित तौर से जनता को जवाब तो राजनीतिक पार्टियों को देने होंगे। अतुल, मैं आपके पास आऊंगा, और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच जाके उठा रही है कि जब हमारी सरकार चल रही थी तो तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे द्वारा चलाई जा रही थी, कन्या विवाह योजना, संबल योजना, दीनदयाल योजना, इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं जो कांग्रेस ने सत्ता में आते ही बंद कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी भी ये सवाल पूछेगी ना कांग्रेस से? निश्चित रूप से चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो लाजमी है और दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाई रही है। जिस तरह से देखें बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी अपने शासनकाल में जिस तरीके से जो उन्होंने योजना चालू करी थी, वो चाहे कन्यादान योजना हो या तमाम ऐसी योजना जो जनता से जुड़ी हुई है, उनका एक आरोप है कि कांग्रेस ने जब सत्ता में आई और 15 साल का जब कार्यकाल रहा उस दौरान उनकी योजनाएं बंद कर दी गई। हालांकि कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है, कांग्रेस का भी यही कहना है कि हमने 15 महीनों में जिस तरीके से कार्यकाल में जो जनहितैषी योजना लाए थे वो कांग्रेस बीजेपी बंद करने जा रही है। कुल मिला के राजनीति है और राजनीति के अंदर चुनाव में ये आरोप प्रत्यारोप तो बिल्कुल लाजमी है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के दौरान ये अब 27 विधानसभा सीटों पर जब प्रत्याशी जाएंगे और प्रत्याशी जब अपनी बात जनता के सामने रखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होगी शुभम कि अपनी बात को कन्वे कर सके और जनता को समझा सकें कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिला चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले की अगर हम देखें कि 22 विधायक जो थे वो पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे अब उनको ये भी समझाने की बहुत जरूरत होगी कि आखिर किस कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी और क्या ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी कि जिसकी वजह से उनको पार्टी छोड़नी पड़ी शुभम। लेकिन अब ये जनता के बीच में जनता के ऊपर निर्भर करता है कि ये उनकी बात से कितना सहमत होते हैं और किस तरीके से उनको मतदान के लिए आगे आते हैं या किस पार्टी के ऊपर भरोसा करते हैं। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपनी तरीके से तैयारी में लग चुकी है। हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं शुभम, तो कांग्रेस ने जिस तरीके से हम पीसीसी चीफ कमलनाथ की इस समय पिछले 6 महीने की जो कोविड का जब समय चल रहा है उसको 6 महीने का कार्यकाल हम देख रहे हैं, तो 6 महीने के अंदर बड़े साइलेंट मोड में उन्होंने काम किया। यानी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने निवास में लगातार बैठक की, 27 विधानसभा सीट के ऊपर फीडबैक दिया, वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान कमलनाथ ने पीसीसी से जरूर दूरी बना के रखी, क्योंकि जिस तरीके से पीसीसी ऐसे बात कमलनाथ का भी ये कहना है कि बात बाहर हमें नहीं जाने देना है। यानी कुल मिला के जो भी एक रणनीति बनाई जा रही है कांग्रेस की वो काफी गोपनीय रखी गई थी उनका साफ तौर पर, इसलिए उन्होंने मीडिया के सहित तमाम जो है दूसरे लोगों से दूरी बनाई और अपने घर में ही उन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई और वहां पे बैठकों के दौर जारी करे, तमाम नेताओं से मुलाकात करी, तमाम दिग्गज नेताओं से भी उन्होंने चर्चा करी, फीडबैक लिया, सर्वे करवाए। हालांकि उसके बाद अब ये 15 सीटों के माध्यम से उन्होंने अपने पहला पत्ता जरूर खोल दिया है। ये लेकिन जरूर दिलचस्प होगा जिसमें कि जिस तरह फूल सिंह बरेली की हम बात करें, प्रेमचंद गुड्डू की हम बात करें, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं, विपिन वानखेड़े की हम बात करें, तो ये ऐसे तमाम चेहरे हैं जो कहीं ठीक है। जो दूसरी लिस्ट कांग्रेस की भी आने वाली है, 12 प्रत्याशी और रह गए हैं, उन पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अरविंद आपका और अतुल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की फिलहाल बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस पार्टी ने 15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने 15 प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी कर दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय दें। इस तरह की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।